स्टैंडर्ड 10 हम चैप्टर नंबर 2 करें बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म सन 1880 में हुआ था और निधन इनका सन 1936 में हुआ था। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्हे गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। इनका असली नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। जब इन्होंने पढ़ाई की थी तो अंग्रेजी के साथ उर्दू भी पढ़ ली थी। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर है। पहले तक वो स्कूल में रहे, उसके बाद शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जब इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी नौकरी को गंवा दिया एवं स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े और लिखने के लिए चालू हो गए। वे हिंदी नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं में अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बाल उपयोगी साहित्य की भी रचना की। इन्होंने जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे और उनको अन्य दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया ताकि लोग उसके साहित्य की भी रचना उन्होंने की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास हैं, जो कि क्या है, बहुत अच्छे हैं। ये मंगलसूत्र पूरा उपन्यास नहीं है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संकलित है। मानसरोवर एक बुक है जिसमें 808 भागों में उनकी 300 कहानियाँ लिखी हुई है। प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम ये उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध के संकलन है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दैन्य वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। बूढ़ी काकी कहानी में प्रेमचंद ने ऐसे बूढ़े लोगों की अवस्था के बारे में बताया है जिन्हें हर तरह से उपेक्षा किया जाता है, जिनकी हर तरह से डांटा जाता है, उनको तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन वो लोग जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। ऐसे बूढ़ों का तिरस्कार किया जाता है। इस कहानी को बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद ना कोई और चेष्टा शेष थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही नहीं। समस्त इंद्रियां हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता है, उसकी मात्रा कम होती है। बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सीखना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। यहाँ पर बताया गया है कि बुढ़ापा जो होता है वो बचपन का पुनरागमन होता है, यानी कि बचपन की वापस आता है। जब हम बुढ़ापे में जैसे बचपन में जैसे हरकतें करते हैं वैसे कई लोग बुढ़ापे में भी करते हैं। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के खाली उन्हें जीभ का स्वाद था, उसके अलावा उनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी। उनको सिर्फ खाने की चीज़ें चाहिए थी, ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करना। उन्हें यह था कि मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है, इसके अलावा उन्हें कोई भी वो नहीं था। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं, उनके पास किसी का सहारा नहीं था, सिर्फ एक रोना ही उनका एक सहारा था। उनकी सारी इंद्रियां, हाथ पैर, आँख, कान ये सब खराब हो गए थे। जमीन पर वो पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बिना इच्छा के प्रतिकूल करते, उनकी इच्छा के खिलाफ कोई काम करते, या भोजन का टाइम चल जाता या उनको कम भोजन मिलता या बाजार से कोई चीज़ आती तो उन्हें नहीं मिलती तो वो रोने लगती थी। वो साधारण तरीके से नहीं रोती थी, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई ना था। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी के पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उनके पति स्वर्ग सुधार चुके थे, बहुत वक्त हो गया था और बेटे भी बड़े होकर मर गए। अब एक भतीजे के सिवाय कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी संपत्ति लिख दी। उनके पति से बुद्धिराम ने जो संपत्ति लिखवाई तो बहुत लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे वादे कुल्ली डिपो की जैसे दलाल वादे करते हम ये करेंगे, लेकिन सब्ज बाग थे, दिखावा था, कुछ भी नहीं था। यद्यपि उनकी संपत्ति की वार्षिक आय कम नहीं थी, ज़्यादा थी, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता का रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष दुश्मनी होती है, लेकिन जब वो माता पिता का ये रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है
फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो बूढ़ी काकी के और सताया करते। उनके बच्चे भी बूढ़ी काकी, कोई चुटकी काट कर भाग जाता था तो कोई उन पर पानी का कुल्ली कर देता, यानी पानी का कुल्ला कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, उनके संताप और आत्मनाद पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब उनको बच्चे भी मारते थे तो वो रोती थी, तो सबको लगता है कि केवल खाने के लिए रोती है, इसलिए कोई उनको चुप कराने के लिए, उनके तरफ प्रति दुख के लिए ध्यान नहीं देता। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। पूरे परिवार में यदि किसी को काकी से प्यार था तो वह था बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई थी वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी, और यही उसकी रक्षा की जगह थी। यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, क्योंकि काकी की शरण उसको महंगी क्यों पड़ती थी, क्योंकि काकी को भी खाने के लिए देना पड़ता था। लेकिन भाइयों के अन्याय की तुलना में वो बहुत अच्छी जगह थी। अपने अपने स्वार्थ के अनुकूल उन दोनों में सहानुभूति का अच्छा चलता था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। रात का समय था, बुद्धिराम के दर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड ऐसे खोजती हुई नेत्रों से गाने का रसस्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक आया है, शादी से पहले तिलक आता है ना, वो यह उसी का फंक्शन है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। घर के अंदर औरतें गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में चारों ओर घूम रही थी। भट्टियों पर कढ़ाइयाँ रखी हुई थी, एक में पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकल रही थी और एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के डर से वह रो ना सकी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी थी, चारों ओर सुगंध उसे बेचैन कर रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया, लगता है सारे भोजन करके चले गए। फिर उसको रोना आया, लेकिन उसने सोचा आप शकुन कौन करे, फंक्शन था तो, इसलिए वो रोई नहीं। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ा के सामने बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकू उकड़ू बैठकर हाथों की बल सरकती बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती कड़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के सम्मुख बैठने पर होता है। बूढ़ी काकी कल्पना करने लगी, कैसी पूड़ियाँ होंगी, लाल लाल फूली फूली नरम नरम, कचौरी में अजवाइन और इलायची होगी। ये वह भी कल्पना कर ही रही थी कि वो सोच रही थी एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों उन्होंने सोचा क्यों ना मैं कढ़ाई के सामने चलकर बैठूं। यह सोच करके वह रेंगती रेंगती कढ़ाई के पास आके बैठी। यहाँ आकर के उन्हें इतनी धैर्य था जितना भूखा कुत्ता रोटी के सामने खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है, उतना ही उनको कढ़ाई के पास बैठ के लग रहा था।